नमस्कार दोस्तों, ये दृष्टि परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये सीरीज स्टार्ट की थी हमने। इसमें हमने क्या कर लिए थे, गवर्नर जनरल पूरे कर लिए थे। क्या गवर्नर जनरल पूरे कर लिए थे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये गवर्नर जनरल यानी पीछे वाली सीरीज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं पूरी, और फिर वायसराय की सीरीज कर लेते हैं, तो मॉडर्न इंडिया का लगभग लगभग 70% पार्ट आप कवर कर लेते हैं। और जहाँ से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछे जाते हैं, तो गवर्नर जनरल और वायसराय कर लिए तो लगभग मॉडर्न इंडिया का जो दूसरा पार्ट है आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक्ट भी आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, कैसे याद करवाने हैं। जैसे मैंने गवर्नर जनरल को याद करवाया था, एक एक स्टोरी, एक एक चीज़ को मैं बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है याद करने में, वो सारी चीज़ें करने में। तो वो दिक्कत यहाँ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि ये पूरी सीरीज अभी आप लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन जब आपको ये एहसास हो जाए कि नहीं एकदम अच्छा पढ़ाया है, बंदे ने ताकत लगाई है, मेहनत की है आपके लिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव ज़रूरी है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर देना कि ये सर इसमें सुधार ये कर सकते हैं, तो मैं आपके जो सुझाव होंगे वो निश्चित रूप से अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। बाकी कई लोगों का कहना था कि सर जो आपका बैकग्राउंड ब्लैक है वो काफ़ी अजीब लग रहा है और आंखों पे ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड चेंज कर लिया है और जो सॉफ्टवेयर था उसको भी चेंज कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारी वीडियो है, इसमें हम लगभग 20 वायसराय हमारे आते हैं, तो 20 वायसराय पूरे के पूरे ख़त्म करेंगे और भारत को आज आज़ाद करेंगे। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है, मैं एक स्टोरी के थ्रू चलता हूँ और प्यारी सी स्टोरी के साथ साथ उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, क्योंकि कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उस समय की कुछ न कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। आपको पता है कि भारत का वायसराय का पद कहाँ से आया। वायसराय का पद आया कि 1857 की क्रांति होती है। क्रांति के बाद यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और भारत के गवर्नर जनरल को, किसको, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। साथ ही मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर जो काम कर रहे थे उनको भी खत्म कर दिया जाता है और एक नए पद का सृजन किया जाता है, उसको कहते हैं भारत सचिव। तो यहाँ पे दो लोग लगभग शासन करेंगे। ब्रिटेन से भारत सचिव शासन करेगा, जो कि ब्रिटेन के कैबिनेट का भाग होगा। और यहाँ पे भारत में जो एक राजा के तौर पे काम करेगा वो करेगा भारत का वायसराय। अब आप देखिए, जब हम पुरानी हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट वगैरह पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और उनके समय में क्या क्या कालखंड हुए। अगर वो सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हो तो ऑटोमेटिक सारी हिस्ट्री खत्म हो जाती। ऐसे ही दोस्तों, मॉडर्न इंडिया में अगर वायसराय के कार्यकाल में होने वाली घटनाओं को यदि अच्छे से पढ़ लिया जाए तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आपको कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी और इस वीडियो में आपको एहसास हो जाएगा। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ गए तो वो आपकी मर्जी है। अगर आपने पूरी वीडियो कर ली, आपका कंपटीशन में यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन टच करेगा तो आपके अंडर में होगा, ये आपको ये पता चल जाएगा कि कंटेंट कितना महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम चल रहे थे, तो यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद भारत का वायसराय का एक नया पद और भारत सचिव का रहता है। तो जो भारत के पहले वायसराय होते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। आपको पता है कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे। उन्हीं के समय में जो 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद 1858 का एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम, जिसमें कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अदरवाइज आपको सेम लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का यानी ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शासन स्थापित हो गया। अब दोस्तों, पिछली बार मैं क्या कर रहा था, हर बार मैप बना रहा था, आपको पता है, हर बार क्या कर रहा था, मैप बना बना के आपको बता रहा था कि ये चीज़ें कि कैसे विस्तार किया गया। लेकिन अब क्या पता है, अब आपका विस्तार की जो सीमा थी वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। विस्तार यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, ब्रिटिश सरकार ने छोड़ दिया है। साथ ही ब्रिटिश सरकार बहुत सारे सुधार कर रही थी। आपने देखा था कि सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था, विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया था, नरबली प्रथा को रोक लगा दी थी, मानव बलि पर रोक लगा दी थी, तो बहुत सारी चीज़ें की थी। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया था कि ये सारी चीज़ करने से जो भारत के लोग हैं उनमें और आक्रोश पैदा हो रहा है। इसलिए आप दो तीन चीज़ देखेंगे यहाँ पे। एक तो समाज सुधार से ब्रिटिश क्या करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, समाज सुधार से दूरी कर लेंगे। और साथ में जो दूसरे चीज़ देखेंगे आप, लगभग जो विस्तार की नीति है उसको त्याग देंगे। और तीसरी जो चीज़ है, आपको देखेंगे कि जो शासक थे,
जो अपने यहाँ के रियासत थे, रियासतों को क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि लगभग अगर कुछ राजाओं को छोड़ दिया जाए तो सभी रियासतों ने 1857 की क्रांति में किसका सहयोग किया था, ब्रिटिश का सहयोग किया था। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब जो सुधार होंगे वो कानूनी सुधार होंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को पता है यहाँ पे जो सुधार करना है वो कानूनी सुधार करना है। थोड़ा सा दोस्तों आवाज़ बाहर की आ रही होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल शाम के समय पे बना रहा हूँ, तो कुछ साउंड आ सकता है, बट अभी आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद अब देखते हैं, हम एक एक पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। 1857 की क्रांति मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम में मैंने बता दिया कि कंपनी का शासन समाप्त, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे भारत के जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद यानी एकीकरण की भावना पैदा हुई। एक तो प्रत्यक्ष रूप से 1857 की जो क्रांति थी उसने कहीं ना कहीं भारत में एक एकीकरण, राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर दी। उसके बाद एक विद्रोह होता है 1859 में, यूरोपीय सेना का श्वेत विद्रोह, और ये इन लोगों ने बराबर के अधिकार के लिए मांग की थी। और इसमें जो श्वेत जितने भी सैनिक थे वो एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार से कुछ मांगे रखी थी, और इनकी मांगों को बाद में मान लिया गया, जिससे भारतीयों को ये एहसास हो गया था कि अगर हम एकीकृत होकर कुछ मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते हैं तो ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को जरूर मांगेगी। उसके बाद कुछ सुधार हुए, जैसे नागरिक विधि संहिता आई 1858 में। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ, 1859 की नागरिक विधि संहिता हुई। उसके बाद 1859 में भारतीय दंड संहिता आई, इसको 60 भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या ये 60वीं आईपीसी जो 1860 लेकिन 1859 या 60 में भारतीय दंड संहिता आ जाती है, 1861 में फौजदारी विधि संहिता आ जाती है, और 1861 का भारत शासन अधिनियम आता है, जहाँ से हमारा बिल्कुल जो संविधान की रूपरेखा थी, जो संविधान लागू होने की प्रक्रिया थी, वो यहाँ से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को मैं यहाँ से आपको बताता चलूँगा कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। उसके बाद पुलिस विभाग की गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा कि पुलिस विभाग का गठन कब किया गया। तो पुलिस विभाग का गठन दोस्तों कब किया गया, 1861 में किया गया। ये चीज़ आपको याद रखना, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ नोट्स बना लीजिए। अगर आप सब लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी सर इसका PDF फॉर्मेट में हमें टेलीग्राम पे चैनल पे दे दीजिए, तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दी होंगी, जैसे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी होगी, हमारे एप्लीकेशन की लिंक दी होगी, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, UPSC से लेके MPPSC की टेस्ट सीरीज, UPPCS की टेस्ट सीरीज, UPPCS RO ARO की टेस्ट सीरीज, पटवारी की टेस्ट सीरीज, SSC MTS की टेस्ट सीरीज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, और बहुत लो कॉस्ट पे, यानी 200 रुपये के समथिंग सारी टेस्ट सीरीज जो कि बेस्ट लेवल की है, इनमें सारा आपको एनालिसिस से वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। खैर इसको छोड़ते हैं, अभी हम आगे स्टोरी को बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग के बाद जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आता है वो कौन आता है दोस्तों, वो आता है लॉर्ड एल्गिन। और फर्स्ट ये ध्यान रखना है, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। तो लॉर्ड एल्गिन जो फर्स्ट था दोस्तों, उसके शासनकाल में कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ, इसलिए मैंने लिख दिया कि आपका रिदम ना टूटे, आपको पता रहे कि किसके बाद कौन आया। तो इनके समय में जो मुख्य रूप से जो काम हुआ वो हुआ बहावी आंदोलन हुआ, और एक अम्बेला अभियान। अब अम्बेला अभियान आपको पता रहना चाहिए क्या है। तो भारत का जो इलाका है, जो पश्चिमी इलाका है, ये वाला, यहाँ कबायलियों के द्वारा लगातार विद्रोह किया जा रहा था, कबायलियों से बहुत परेशान थे अंग्रेज। तो यहाँ पे क्या किया गया था, लॉर्ड एल्गिन के द्वारा इन कबायलियों का क्या किया गया था, दमन किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन। वीडियो के लास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा दोस्तों, वीडियो छोड़ के नहीं जाना, जिससे ये सारी चीज़ें आपको एकदम से रिवीजन हो जाएंगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, छोटे छोटे हैं, बाद में जो चीज़ें बढ़ जाएंगी। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1863 से लेकर 1869 तक दोस्तों, कब, 1863 से 1869 तक। तो आपको पता है कि 1861 के अधिनियम में हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान आया था, और 1862 में, कब दोस्तों, 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो वर्तमान में जो हाई कोर्ट है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, जिनकी रूपरेखा कब तैयार की गई थी, 1842 में ही तैयार हो गई थी। उसके बाद आगे चल के 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो अगर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो गया कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो सब लोगों को पता रहता है 1862 में। लेकिन अगर घुमा दिया जाता है क्वेश्चन कि
जो आपका किस वायसराय के समय इसकी स्थापना हुई, तो आपको पता रहना चाहिए कि लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में ये स्थापना हुई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताऊंगा मैं, और हर घटना के हर बिंदु के पीछे कुछ ना कुछ तर्क होगा। उसके बाद लॉर्ड मेयो, जब भी लॉर्ड मेयो आए तो आपको एक चीज़ रखना है कि ये एक उदारवादी था, उदारवादी वायसराय था। इसके समय में जो भी काम हुआ वो अच्छे ही काम हुए। तो एक जब भी लॉर्ड मेयो ऑप्शन में आए और कुछ अच्छी घटनाओं का वर्णन ऑप्शन में किया जाए तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आ जाना चाहिए कि जरूर ये लॉर्ड मेयो हुए होंगे। देखिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, इसकी उद्देश्य क्या था? अजमेर में मेयो कॉलेज का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आपको पता है कि 1857 की क्रांति में रियासतों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो रियासतों के जो राजकुमार थे, यानी राजाओं के जो लड़के थे, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये पॉइंट आपने कहीं नहीं सुना होगा, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उसके बाद भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग जो आप आज देख रहे हैं, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना पहले ही हो गई थी। उसके बाद दोस्तों कृषि एवं वाणिज्यिक विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के काल में हो जाती है। और 1871 में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप वनडे एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो 1871 में भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कंटेंट भी तो बहुत सारा है। एक मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, मैंने एक भी ऐसा बिंदु नहीं छोड़ा है, मैंने बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं की है कि कोई बिंदु छोड़ के चलो आगे बढ़ जाता हूँ, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये 1872 से 76 के समय में रहते हैं। इसके समय में कुछ खास काम नहीं हुआ, पंजाब में कोका आंदोलन इनके समय में हुआ और साथ में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा इनके काल में हुई थी। तो ये चीज़ें आपको दोनों ध्यान रखनी है। अब जो आता है लॉर्ड लिटन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी। ये इस समय एक नई प्रवृत्ति जो भारत में थी, नई प्रवृत्ति जन्म ले रही थी, कुछ बुद्धिजीवी। 1857 की क्रांति के बाद आपको पता है कि कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा क्या किया गया था, कई संस्थाएं गठन की गई थी। जैसे ब्रिटिश एसोसिएशन का गठन किया गया था, इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था, उसके बाद बंगाल एसोसिएशन सोसाइटी का गठन किया गया था। ये छोटी छोटी संस्थाओं का गठन किया जा रहा था और इनकी लगातार मांग हो रही थी कि कानूनी सुधार किए जाएं। तो लॉर्ड लिटन क्या करता है, उनको और आक्रोश पैदा करता है। कैसे करता है आप देखते जाइए इसके शासनकाल में क्या क्या होता है, क्योंकि लॉर्ड लिटन से क्वेश्चन हमेशा बनता है। और दोस्तों आपको पता है कि सीक्वेंस में चीज़ें रखने के लिए आ जाती हैं। तो लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीक्वेंस रखने के लिए आ गए हैं। तो देखिए लॉर्ड लिटन का कार्यकाल रहा है 1876 से 1880। ये बहुत अंग्रेजों का सबसे कट्टर शासक माना जाता है। इसने जो भारतीयों के लिए हमेशा अच्छे काम नहीं किए, ये माना जाता है। ये सबसे पहले 1876 में एक राजकीय उपाधि अधिनियम लेके आता है और महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि भारत की सामग्री घोषित कर देता है। यानी अब औपचारिक रूप से ये घोषणा कर देते हैं कि भारत पर जो राज कर रहा है वो ब्रिटिश शासक कर रहा है, यानी ब्रिटिश का राजा यहाँ पे शासन कर रहा है और ब्रिटिश के राजा के द्वारा यहाँ भारत पर शासन किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि किस अधिनियम के तहत? तो 1876 के राजकीय उपाधि अधिनियम के तहत दी गई थी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और जिसमें महारानी विक्टोरिया स्वयं आती हैं। और दोस्तों ये सबसे बड़ी घटना होती है कि हमारे यहाँ 1876 से 78 के बीच एक भयंकर अकाल पड़ता है। और ये अकाल कहाँ का पड़ता है मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ। जो पश्चिमोत्तर भारत है, मुंबई का भारत है, मध्य भारत है, इसमें इतना भयंकर अकाल पड़ता है और उस समय लॉर्ड लिटन अपना जश्न मना रहा है, रुपयों को फेंक रहा है। दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है जिसमें इतने धन खर्च हुआ कि अगर इसमें ये रुपए लगा दिए जाते तो हमारे देश की जनता को सहयोग मिलता, हमारे किसान भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे अन्य जो लोग थे जो ब्रिटिश पीड़ा से जूझ रहे थे, उनको क्या मिलता? कहीं ना कहीं सहयोग मिलता। तो ये कई बार आ जाता है कि ऐसा कौन सा समय था जब हमारे देश में जो भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और उस समय लिटन क्या कर रहा था? दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा था। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रही होंगी कि 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और 1876 से 78 के बीच में भारत में भयंकर अकाल पड़ा।
पड़ा। लेकिन भारत में बुद्धिजीवी एक्टिव हो गए थे। बुद्धिजीवियों ने कहा कि ये हम सहन नहीं करेंगे। तो जब ब्रिटिश सरकार पे ज़्यादा लोड मतलब दबाव बना, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक कमीशन का गठन किया, रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन हुआ। इससे रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन या अकाल आयोग 1800, इसको अकाल आयोग, मेरी राइटिंग के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो इसके साथ 1878 का अकाल आयोग भी बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन किससे संबंधित है, तो अकाल से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1878 में आर्म्स एक्ट आता है। आपको पता है 1878 में वर्नाकुलर फ्रेस एक्ट आता है, जिसमें जो भारतीय भाषाओं में, जो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार चल रहे थे उन पर क्या कर देते हैं, ये प्रतिबंध लगा देते हैं। तो कई पत्रिकाओं तो रातों में इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जो वर्नाकुलर यानी जो क्षेत्रीय भाषा हैं उन पर क्या, उन क्षेत्रीय भाषा में जो समाचार पत्र थे उन पर क्या लग जाता है, प्रतिबंध लग जाता है। उसके बाद आर्म्स एक्ट आता है। आर्मी पे कई प्रकार के जो आर्मी पे कई प्रकार के जो हमारे देश के सैनिक थे उन पर कई प्रावधान थोपे जाते हैं। साथ ही एक छोटा मोटा सा युद्ध होता है, द्वितीय अफगान युद्ध, तो आपको ध्यान रखना है 1878 से 1880। भारत में मूल रूप से कोई विस्तार नहीं है, ये भारत से बाहर थोड़े बहुत युद्ध अंग्रेज करते रहेंगे, जो इनकी खूबियाँ भी हैं। ये रूसी फोबिया का कारण था, क्योंकि रूस लगातार आगे बढ़ रहा था। अब लॉर्ड मेयो के बाद जो उदारवादी हमारा वायसराय कहा जाता है वो है रिपन। रिपन काफ़ी उदारवादी था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि रिपन एक उदारवादी, लॉर्ड मेयो के बाद रिपन एक बहुत उदारवादी शासक था 1880 से 84 के समय में। इसके समय में प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया, 1881 में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें 7 जो बालक थे, बालकों के संदर्भ में कहा गया कि जो 7 वर्ष का बालक है उससे मजदूरी, 7 वर्ष या उससे छोटा बालक है उससे मजदूरी नहीं कराई जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा दोस्तों फास्ट होना चाहता हूँ ताकि आपकी ये वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है। आप मुझे पता है कि 20 अगर वायसराय कवर कराने हैं तो बहुत ज़्यादा आगे के जो वायसराय हैं, क्योंकि उसमें पूरा स्वतंत्रता आंदोलन कवर होगा, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर होगी, तो मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाता हूँ। उसके बाद 1881 में जो वर्नाकुलर फ्रेस एक्ट था उसकी समाप्ति हो जाती है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हो जाती है। कब दोस्तों, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और ये शुरुआत कब होती है, 1882 में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कितना कंटेंट जोरदार है, हर क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। उसके बाद 1882 में हंटर आयोग आता है। क्या, हंटर आयोग आता है, जो शिक्षा से संबंधित है। देखिए शिक्षा से संबंधित हम लगातार वुड डिस्पैच हमने देखा था कि 1854 में आया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1882 में कौन सा, हंटर आयोग। उसके बाद हम देखेंगे कि 1917 में सैडलर आयोग आएगा, फिर 1930 में सार्जेंट आयोग आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर रिवीजन करा दिया। 1884 में वुड डिस्पैच, 1882 में हंटर आयोग, 1817 में सैडलर और 1830 में सार्जेंट। तो ये सारे काज किससे संबंधित हैं, शिक्षा से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर एक नया इनके समय में जो घटना घटती है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास की घटना, एल्बर्ट विल विवाद आता है। एल्बर्ट विल विवाद क्या होता है, एक्चुअली 1883 से 84 में आता है। ये विवाद किससे संबंधित था, तो एल्बर्ट विल विवाद कुछ नहीं था दोस्तों, इसमें जो हमारी न्याय व्यवस्था थी, जो न्यायपालिका थी, उनमें हमारे भारतीय न्यायाधीशों को जो अंग्रेज थे, अभी तक क्या हुआ करता था, जो अंग्रेज लोग थे उनका जो कोर्ट में अगर कुछ मामला केस जाता है तो उनकी सुनवाई सिर्फ ब्रिटिश न्यायाधीश ही कर सकता था। यानी ब्रिटिश मूल का जो व्यक्ति होता था वही उनकी, यूरोपीय मूल का व्यक्ति उनकी सुनवाई कर सकता था। लेकिन एल्बर्ट विल के माध्यम से ये ऐसा प्रावधान किया गया कि अब भारतीय भी जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी सुनवाई कर सकते हैं, जिसका उन लोगों ने पुरजोर विरोध किया। इसी को एल्बर्ट विल विवाद कहते हैं। और लास्ट में एल्बर्ट विल को क्या लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा। और ये घटना के कारण लॉर्ड रिपन ने अपना क्या कर दिया, 84 में इस्तीफा दे दिया इसी कारण। तो बहुत उदारवादी और काफ़ी अच्छे थे लॉर्ड रिपन, तो इस मामले में मैंने बता दिया। साथ ही वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत इनके कार्यकाल में हुई। तो मैं हर घटना को आपको पता है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, हर बिंदु को मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन काफ़ी इम्पोर्टेंट वायसराय है, क्योंकि इसके समय में तृतीय वर्मा युद्ध हुआ। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि छोटी मोटी बाहर की घटना होती रहेंगी, लेकिन भारत में मुख्य रूप से कोई युद्ध नहीं होगा इसका इस समय। लेकिन इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AO
हुम के द्वारा की गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 1885 में जो छोटी छोटी संस्थाएं थी, जैसे इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव सोसाइटी, ऐसी कई संस्थाएं थी जो मद्रास में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कई संस्थाएं गठन की गई और राधा कांत देव के द्वारा। तो ये संस्थाएं सब मिलजुल के ये एहसास किया गया कि अब एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हमारी सबका नेतृत्व कर सके। तो अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है 1885 में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। तो ये भी महत्वपूर्ण हमारे वायसराय हैं। इनके समय में द्वितीय कारखाना अधिनियम आया और दोस्तों इसमें काफ़ी विस्तार किया गया। इसमें महिलाओं से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए कि इनमें महिलाओं को कब छुट्टी दी जाएगी, महिलाओं को 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा, ये सारी चीज़ें द्वितीय कारखाना। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया। द्वितीय कारखाना अधिनियम हमारा कब आया? 1891 में। साथ ही 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो हमारे चल रहे थे, मैंने आपसे पहले ही वादा करके रखा है कि मैं जो एक्ट हैं 1773 से लेके 1947 तक के जितने भी एक्ट हैं उनको एक नए तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत है कि हर चीज़ को एक स्टोरी के माध्यम से इस प्रकार से विद्यार्थी के सामने, हमारे स्टूडेंट के सामने परोस दिया जाए कि उनके दिमाग में हमेशा के लिए चीज़ें परमानेंट हो जाए। देखिए ट्रिक इतनी बड़ी चीज़ है, ट्रिक नहीं चल पाती इतनी चीज़ों पे, लेकिन मैं बाद में कोशिश करूँगा कि आपके लिए कोई ट्रिक का वीडियो लेके आऊँ जो 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, उसमें सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 1893 में डूरंड आयोग की स्थापना की गई। अब ये डूरंड आयोग किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि हमारा पहले भारत, अखंड भारत हुआ करता था, काफ़ी यहाँ पे ये बड़ा हुआ करता था, और ये जो सीमा है देखिए, ये भारत की सीमा है। ये जो आज पाकिस्तान है, आज का पाक, और ये क्या है? अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान और भारत, क्योंकि ये पहले भारत हुआ करता था, तो अफगानिस्तान भारत के बीच में सीमा का निर्धारण करने के लिए डूरंड आयोग का गठन किया गया था। इसलिए वर्तमान में भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा को अलग करती है वो डूरंड रेखा करती है। तो आज भी हम पढ़ते हैं तो डूरंड रेखा किसको अलग करती है ज्योग्राफी में? तो अभी वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, और स्वतंत्रता से पहले ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी। इसका गठन, आयोग का गठन कब किया गया था? 1893 में। आगे हम चलेंगे कि भारत और पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा है उसको भी 1947 में गठन किया गया था, तो उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। उसके समय लैंसडाउन के समय में एक चीज़ हुई कि सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, क्योंकि सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की लगातार मांग उठती जा रही थी कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए। तो इसका क्या किया? एक सेवा की इम्पीरियल सेवा जो आज अखिल भारतीय स्तर पर यूपीएससी जानी जाती है, एक प्रांतीय सेवा जो हमारी पीसीएस जानी जाती है, और अधीनस्थ सेवाएं जो लेखपाल वगैरह आज हम जानते हैं। ये 3 भागों में विभाजित कब कर दी गई थी? तो लैंसडाउन के समय में ही ये दोस्तों कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आते हैं। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में क्या होता है? पूना प्लेग, या दोस्तों पता है कि महाराष्ट्र में फ्लैग की घटना बहुत ज़्यादा हो रही थी। महाराष्ट्र में फ्लैग की घटना हो रही थी, तो ये फ्लैग को ख़त्म करने के लिए अधिकारियों के द्वारा डायरेक्ट घर में जांच की जा रही थी, घर में घुस जाते थे। इसमें कई अधिकारियों ने हमारे माता बहनों के बलात्कार किए, जिससे क्या हुआ? चापेकर बंधुओं को रोष आया और चापेकर बंधुओं ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी। तो ये पहली बार हुआ जब ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या 1857 की क्रांति के बाद देखते हैं तो 50 साल में ये पहली बार ऐसी घटना हुई कि चापेकर बंधुओं ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। इसके पीछे कारण क्या था? तो प्लेग की घटनाओं में जो जांच हो रही थी, तो जो अधिकारी थे अंग्रेज डायरेक्ट हमारे घरों में घुस जाते थे और हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया, और जिसका परिणाम चापेकर बंधुओं ने उन्हें दिखा दिया दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी है। लॉर्ड कर्जन, आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट ये जो वायसराय है, इसके शासनकाल में काफ़ी चीज़ें घटना हुई। सबसे पहले इसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि आप देखते हैं कि 1905 और ये बना कब? 1899 से 1905। ये वही कालखंड है जब राष्ट्रवाद अपने चरम स्तर पर, क्योंकि कांग्रेस का गठन हो चुका था, सारे लोग एक उस पर आ गए थे, तो राष्ट्रवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। और राष्ट्रवाद की जो परिणति हो रही थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही थी दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा ये हो रही थी बंगाल में।
तो इसका टारगेट ये था कि बंगाल को किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार विभाजित कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दबा दिया जाए, ताकि भारतीय राष्ट्रवाद को क्या कर दिया जाए, बंगाल में ही ख़त्म कर दिया जाए और इसकी शिशु के रूप में हत्या कर दी जाए। इसमें ये क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहले 1899 कलकत्ता नगर निगम अधिनियम लेके आता है। क्या? कलकत्ता नगर निगम अधिनियम या कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लेके आता है। इसमें क्या करता है ये, इसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, क्या दोस्तों, चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनकी संख्या क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता नगर निगम अधिनियम में क्या करता है, चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या कम कर देता है और जो अधिकारियों की संख्या उनको बढ़ा देता है। तो इससे राष्ट्रवाद दबने की बजाय और क्या होता है, प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है और भारतीय राष्ट्रवाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है और इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन बनते हैं, हम लोगों को कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग कब आया, तो 1902 में, और विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, तो 1904 में। इसमें भी क्या किया, जो विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ करते थे और जो प्रतिनिधि होते थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनकी संख्या क्या कर दी, कम कर दी, और जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी संख्या क्या कर दी, यानी जो अधिकारी थे उनकी संख्या ज़्यादा कर दी और चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या कम कर दी, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या किया जाए, अपना कंट्रोल स्थापित किया जाए। उसके साथ में छोटी चीज़ें और भी हुई। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आया, इसको भी ध्यान रखना है। और मैंने डेट को सीक्वेंस में रखा है ताकि सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। अगर आपने नोट्स बना लिए और इस वीडियो का 3-4 बार रिवीजन कर लिया, आप एक बार देखिए, एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में चली जाएंगी, क्योंकि मैं हर पॉइंट के पीछे क्या बता रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ। उसके बाद 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड का गठन किया गया। अब ये क्या हुआ था ये तिब्बत में यंग हस्बैंड एक अधिकारी थे, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, तिब्बत में एक सेना भेजी गई। कहाँ, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, तिब्बत में क्या भेजी गई थी, सेना भेजी गई थी। और सबसे पहले दलाई लामा जो थे, यहाँ पे आपको पता है तिब्बत है, दलाई लामा थे, वो बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे यंग हस्बैंड ने क्या किया, इनसे बातचीत के लिए आगे बढ़े। लेकिन दलाई लामा ने क्या किया, यहाँ पे सेना इकट्ठी कर दी। सेनाओं को, जो तिब्बती सेना थी, वो आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, जिससे यंग हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे साथ धोखा कर दिया गया। तो ब्रिटिश सेना भी क्या हुई, आगे बढ़ गई और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध में ये तिब्बत की सेना थी वो पराजित हो जाती है और दलाई लामा को यहाँ से भाग के जाना पड़ता है। तो उसके बाद यंग हस्बैंड का गठन होता है तिब्बत में 1904 में, और इसी के साथ यहाँ पे इनके साथ बाद में संधि की टेबल पे आ जाते हैं दलाई लामा, और यहाँ पे संधि हो जाती है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। ये कब घटना घटित हुई थी, तो 1904 में हुई थी। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद आपको पता है कि इसके कार्यकालखंड की सबसे जो बड़ी घटना है वो 1905 का बंगाल का विभाजन, क्योंकि बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रवाद को न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में इसका क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। इसका कारण ये भी हुआ कि कई आंदोलन किए गए। उसके बाद एक मैं छोटी सी घटना भूल गया हूँ इन सब के साथ, 1902 में एंड्रयू फ्रेजर, 1902 में एंड्रयू फ्रेजर जो अधिकारी था, उसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। ये क्वेश्चन कई बार आ गया और मुझे ये पॉइंट बाद में ध्यान आया कि इसको लिख लेना चाहिए। तो 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, कई बार ये आ जाता है कि एंड्रयू फ्रेजर आयोग जो है किससे संबंधित है, तो पुलिस आयोग से संबंधित है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी एंड्रयू फ्रेजर ने की थी। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना है, याद रखनी है। देखिए पिछली वीडियो में वॉइस की प्रॉब्लम थी, इस वीडियो आपको वॉइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। अब आपको पता है कि उसके बाद 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ इसको। उसके बाद क्या होता है, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग की स्थापना किसके कालखंड में होती है, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में होती है। कृषि बैंक की स्थापना होती है और कर्जन किचनर विवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट विवाद है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, कभी ऑप्शन में आ जाता है, क्योंकि मोस्टली यूपीएससी में पूछ सकता है। अगर आपसे वनडे एग्जाम में पूछेगा तो ये पूछेगा कर्जन किचनर विवाद कब था,
चूंकि करजन का नाम है तो ऐसे ही पूछ नहीं सकता, लेकिन ये किससे संबंधित। एक्चुअली किचनर ये एक भारतीय सेना का चीफ इन कमांडर हुआ करता था। क्या? ब्रिटिश सेना का चीफ इन कमांडर हुआ करता था। ये चाह रहा था कि इसको शक्तियां ज़्यादा से ज़्यादा दे, जबकि करजन जो वायसराय थे करजन, वो इसको शक्तियां दे नहीं रहे। और इन दोनों के बीच में विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये जो चीफ इन कमिश्नर था जो किचनर, वो डायरेक्ट वायसराय से संपर्क किए बिना वो डायरेक्ट कहाँ संपर्क करने लगे, ब्रिटिश पे संपर्क करने लगे। और बाद में किचनर की बात को मान लिया गया, जिससे लॉर्ड कर्जन हताश होकर अपना इस्तीफा दे देता है। तो यही कर्जन और किचनर विवाद था। मैंने शॉर्ट में समझा दिया, स्टोरी थोड़ी सी बड़ी थी जो हमारे काम की नहीं थी, जितनी काम की थी मैंने बता दी है। आपको उम्मीद है ये पसंद आई होगी। अगला आता है लॉर्ड मिंटो, 1905 से 1910। अब दोस्तों आपको पता है कि ये पूरी की पूरी तरह से ये हमारा जो उदारवादी काल था वो खत्म होकर अब क्या आ गया है, क्रांतकारी आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब नई घटनाएं यहाँ पे घटित होंगी। आपको पता है कि 1906 में इसके का, क्योंकि ये जो लॉर्ड मिंटो ये क्या है, एक सांप्रदायिक, ये संप्रदाय का समर्थक था। इसने संप्रदाय को आगे हिंदू मुस्लिम यानी भारत को बांटने का काम किया। किसने? लॉर्ड मिंटो ने। करजन ने भी भारत को बांटने का काम किया, लेकिन लॉर्ड मांटो ने स्पष्ट रूप से हिंदू मुस्लिम को विभाजन करने का काल किया। और ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो विभाजन की नींव रखी थी वो लॉर्ड मिंटो के द्वारा रख दी गई थी। तो 1906 में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है ढाका में। और उसके बाद चूंकि बंगाल का विभाजन किया गया था किसके द्वारा? करजन के द्वारा। तो उसके प्रतिशोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन चलता है, स्वदेशी आंदोलन चलता है। और इस स्वदेशी आंदोलन को लेके जो हमारे जो कांग्रेस थी उसमें फूट भी पड़ जाती है। और जो फूट 1907 में बड़ा रूप ले लेती है, जिसको सूरत अधिवेशन में देखने को मिलता है, और जिससे कांग्रेस का क्या हो जाता है दोस्तों? विभाजन हो जाता। और ये फूट दो लोगों में थी, एक उदारवादी थे और दूसरे कौन थे दोस्तों? क्रांतिकारी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, उदारवादी और उग्रवादी, माफ कीजिए उग्रवादी, क्रांतिकारी अलग है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आपको सारी चीज़ें उम्मीद है ये चीज़ें याद हो रही होंगी। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग। इसके समय में चूँकि बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तीव्र से चल रही थी। साथ में आपको पता है कि जो मिंटो अधिनियम आया था भारत शासन 1909, जिसमें मुस्लिमों को सांप्रदायिक जो धर्म के आधार पर उनको क्या दे दिया था? पृथक निर्वाचन दे दिया था। तो ये भी किसके? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में आया, जो मैं लिखना भूल गया हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। लॉर्ड हार्डिंग के काल में क्या होता है? 1911 में 3 घटना घटित होती हैं। पहली घटना बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1800 में गठित हो गई थी, 1801 में या 1800 में। मद्रास प्रेसिडेंसी पहले ही गठित हो गई थी। लेकिन आपने कभी भी पढ़ा कि बंगाल प्रेसिडेंसी की गठन हो गया था? तो बिल्कुल नहीं हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी का गठन 1911 में हुआ था। जैसे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वैसे ही बंगाल प्रेसिडेंसी का भी गठन कर दिया, क्योंकि अब शासन कहाँ से चल रहा है? दिल्ली से चल रहा है। तो ये प्रांतों के रूप में बट गए थे, तो बंगाल प्रेसिडेंसी का गठन हो गया। साथ ही 1911 में दिल्ली दरबार, ये तीसरा दिल्ली दरबार था। पहला जो दिल्ली दरबार था वो 1978 में, दूसरा दिल्ली दरबार था वो 1902 में, और तीसरा दिल्ली दरबार था वो कब? 1911 में। तो ये दिल्ली दरबार आपको कभी आ जाए तो याद रखना है आपको। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित कर दी गई थी। और साथ में इसके शासनकाल में जो हुआ 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई, जो आज भी आप देख रहे हैं। तो हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1915 में की गई थी। अब आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसके शासनकाल, देखिए जैसे जैसे हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि घटनाएं फिर इंपॉर्टेंट घटनाएं बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे हम जो 20वीं शताब्दी में आते। तो इसके समय में सबसे पहले 1916 से 21 तक ये रहा। इसके समय में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ 1916 में। होम रूल आंदोलन तिलक के द्वारा अलग शुरू किया गया, और एनी बेसेंट के द्वारा अलग शुरू किया गया। और जब बिल्कुल शून्यता की स्थिति उपस्थित हो गई थी देश में, उस समय होम रूल आंदोलन ने काफ़ी लोगों को जागरूक रखा, लोगों को रचनात्मक कार्य करवाए, और लोगों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के प्रति क्या करवाया?
लोगों को पहचान करवाई कि इसके माध्यम से हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, लोगों को एकत्रित करने का कार्य किया होम रूल आंदोलन। तो आपको ध्यान रखना है कि यानी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो मानी जाती है वो मानी जाती है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ये 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? CR दास। एक बार देख लेना, इसको क्रॉस चेक कर लेना। जहाँ तक RC मजूमदार कर रहे थे, माफ कीजिए, RC मजूमदार इसका क्या कर रहे थे? कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और कांग्रेस व मुस्लिम लीग में क्या हुआ? समझौता हो गया था। तो पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने पास आए। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत बड़ी भूमिका थी, मुस्लिम लीग को कांग्रेस के पास लाना। आपको पता है कि पहले कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे जो मोहम्मद अली जिन्ना, बाद में उनका जो मन था बदल गया। 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ? पूना में। उसके बाद बात करें तो 1917 मैंने पहले ही बताया सैडलर कमीशन का गठन हुआ था जो शिक्षा सुधार से संबंधित था। तो मैं पहले ही हर बार बोल रहा हूँ कि 1854 में क्या हुआ था? वुड डिस्पैच। 1882 में हंटर आयोग। 1917 में सैडलर कमीशन और 1930 में आपका सार्जेंट आएगा। ये सारे शिक्षा से संबंधित थे। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू की घोषणा 1917 में की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें कहा गया कि मॉन्टेस्क्यू चैम्स ये सुधार पूरा इसी के माध्यम से आएगा। उसके बाद आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे और एक नई क्रांतिकारी घटना घटती है। भारत में एक ऐसे नेता, एक ऐसे महामानव का आगमन होता है जिसने पूरे जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसका रूप बदल दिया। और जो स्वतंत्रता आंदोलन प्रबुद्ध जीवियों तक था उसको नीचे जनता तक लेके गए। वो कौन थे? हमारे गांधी जी थे। तो गांधी जी का जो पहला था साबरमती आश्रम उन्होंने गठन किया। कब? 1916 में। चंपारण आपको बिहार में 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, ये गुजरात में और ये बिहार में, और ये आपका गुजरात में साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे 1916, चंपारण 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। ये चीज़ें आपको क्या करना है? ध्यान से याद करनी है। आगे चलते हैं। इसके कालखंड में काफ़ी चीज़ें हुई तो वो सारी चीज़ें हमें याद करनी। 1919, चूँकि देखो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, इसमें गांधी जी ने स्वयं भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए आंदोलन चलाया कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल हों, ताकि उनका मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल होंगे तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं हमें इसका पुरस्कार देंगे। लेकिन पुरस्कार की जगह उन्होंने क्या दिया? गांधी जी के ऊपर एक रॉलेक्ट एक्ट के थ्रू कंकड़ फेंका, जिसको गांधी जी ने कहा कि हमने उनसे रोटी मांगी और उन्होंने हमें क्या दे दिया? कंकड़ पत्थर परोस दिए। तो रॉलेक्ट एक्ट आया जिसमें बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील के लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती, बिना कारण लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती थी। यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई। तो इसके प्रतिशोध में गांधी जी ने 1919 में रोलेक्ट सत्याग्रह चलाया। और रोलेक्ट सत्याग्रह आपको पूरे देश में चल ही रहा था। तभी 13 अप्रैल 1919 में ऐसी घटना घटती है पंजाब में जिससे पूरा देश हिल जाता है। आपको याद है कि जलियांवाला हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919 में रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान ही हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1919 का भारत सरकार अधिनियम आ जाता है, जिसे चैम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से भी जानते हैं। फिर 1920 में गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की जाती है। जो तुर्की का जो खलीफा था उसको अपदस्थ कर दिया था अपनी गद्दी से, जिसके कारण ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 में। इसी दौरान तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो तिलक फंड का गठन किया जाता है, तिलक कोष का, जिसमें टारगेट रखा गया था कि 1 करोड़ की राशि इकट्ठी हो जाए और कुछ ही समय में 1 करोड़ की राशि उससे ऊपर हो जाती है। तो ये सफल रहता है। उसके बाद बिहार के गवर्नर SP सिन्हा को बिहार का गवर्नर बनाया जाता है। जो गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे कौन? SP सिन्हा। कहाँ के गवर्नर बनाए गए थे? तो बिहार के गवर्नर बनाए गए थे SP सिन्हा। देखिए दोस्तों, कंटेंट में बहुत मेहनत की गई है, आपको दिख भी रहा होगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी चीज़ें, आप कई चैनलों को आप सब्सक्राइब करते होंगे, लेकिन पढ़ने लिखने की चीज़ें ज़रूर आप, मुझे उम्मीद है कि मोटिवेशन मुझे देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। उसके बाद 1921 से 26 के समय में किसका कालखंड आता है? लॉर्ड रीडिंग के समय। इसमें आपको एक छोटी सी घटना होती है 1921 में, मोपला विद्रोह, जो कई बार पूछ लिया जाता है। ये
हिंदू जमींदार मुस्लिम किसानों के बीच में आंदोलन होता है, तो मुस्लिम जो किसान थे वो आंदोलन करते हैं किसके खिलाफ? हिंदू जमींदारों के खिलाफ। इसी को मोपला विद्रोह कहा गया। ये कहाँ घटित गया? केरल में घटित हुआ। कब? 1921 में। उसके बाद 5 अप्रैल 1922 को चोरा चोरी की घटना होती है, जो असहयोग आंदोलन क्या हो जाता है? इससे स्थगित हो जाता है। गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि 5 अप्रैल 1922 को चोरा चोरी की घटना घटित होती है। ये किसके समय में घटित होती है? लॉर्ड रीडिंग के समय। देखिए दोस्तों, वायसराय तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वायसराय से कभी कभी ये घटनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इन घटनाओं को प्लीज़ प्यार से आप याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को 2-3 बार देखना, तो आपको अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। नहीं तो एक इससे नोट्स बना लेना। आपको पता है कि 2-3 पेज में नोट्स बन जाएंगे और आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी जेब में होगी। उसके बाद 1922-23 में जो ICS सिविल सेवा की परीक्षा होती थी, तो वो भारत और लंदन में एक साथ आयोजित की गई। तो आप ये भी ध्यान रखना है। कब? 1922-23 में। 1923 में क्या? 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि ये जब असहयोग आंदोलन वापस ले लेते तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता इससे असंतुष्ट होते कि गांधी जी ने ये सही नहीं किया। एकदम से जब आंदोलन चरम पर था उस समय आंदोलन वापस ले लिया गया, तो कई लोग इससे क्या हुआ? नाराज हुआ करते। तो इन्होंने क्या किया? अलग से स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया। तो कांग्रेसी कहीं ना कहीं फिर से 2 भागों में बट गए थे, क्योंकि ये एक कारण ये था कि ये लोग जो स्वराज्य पार्टी का गठन किया, ये लोग चाहते थे कि हम चुनाव में भाग लें और जो विधानमंडल है उसके अंदर बैठ के वहाँ से राजनीति करें। लेकिन एक धड़ा चाहता था कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो जो धड़ा सरकार में शामिल नहीं होना चाहता था वो अलग रहा, और जो सरकार में शामिल होना चाहता था, जिसमें CR दास मोतीलाल नेहरू मुख्य थे, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया और इसने काफ़ी अच्छी जीत भी पाई। और 1925 में जो विट्ठल स्वामी थे, उनको क्या बना? विट्ठल भाई पटेल थे, उनको केंद्रीय विधानसभा का कौन बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत थी कि कोई पहला भारतीय था जो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना। उसके बाद 1924 का कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन होता है, जो एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके कालखंड में ये घटना घटती है कि 1910 का जो प्रेस एक्ट था, जिसके माध्यम से प्रेस पर पाबंदी लगाई, साथ में 1919 का जो रोलैक्ट एक्ट था उसकी वापसी हो जाती है लॉर्ड रीडिंग के समय में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अकाली आंदोलन, जो अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा एक्ट इसी समय में घटित हुआ था 1922 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालय का गठन होता है 1920 के दशक में। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें क्या हैं? बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉर्ड इरविन के समय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग लगभग स्वतंत्रता के पास आते जा रहे हैं, तो घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है, आपको पता है कि 1927 की हार्टेंग बटलर समिति किससे संबंधित थी? तो ये देसी रियासतों से संबंधित थी। देसी रियासतों के राजा थे, उनके साथ कैसा क्या किया जाए, ब्रिटिश सरकार उनके साथ कैसे संबंध रखे, इससे संबंधित थी जो बटलर समिति। ये कब गठित की गई थी? तो 1927 में। तो ये भी कई बार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया था, तो लेकिन लोगों को पता नहीं था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, जिसे 1928 में भारत में यात्रा करता है और जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाता है। लोगों के द्वारा काले झंडे इसको दिखाए जाते हैं। जिसका कारण क्या था? क्योंकि ये 7 सदस्यीय साइमन कमीशन था। ये गठन क्यों किया गया था? क्योंकि 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए गठन किया गया था, लेकिन इसमें भारत के शासन की समीक्षा की जानी थी, लेकिन एक भी इसमें भारतीय नहीं था। 7 के 7 जो सदस्य थे वो श्वेत थे, इसलिए इसका क्या किया गया? भारतीयों के द्वारा पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। उम्मीद है आपको कहानी के माध्यम से, क्योंकि मैं हर पॉइंट के पीछे एक तर्क बता रहा हूं, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन आता है। सर्वदलीय सम्मेलन क्यों होता है? सारी पार्टियों को क्यों इकट्ठा किया जाता है? क्योंकि नेहरू के द्वारा एक संविधान गठित किया गया, जैसे नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसको पास कराना था। हालांकि ये रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन कई पार्टियों ने इसका क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, जिससे नेहरू रिपोर्ट पास नहीं हो पाई। फिर 1919 की कुछ क्रांतिकारी घटनाएं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं क्रांतिकारी घटना, ये 1929 की, उनको मैंने अलग से ही लिख लिया है। तो पहली घटना क्या है दोस्तों? लाहौर में DSP सैंडर्स की हत्या। आपको पता है कि सैंडर्स ने किसकी हत्या की थी? हमारे बाल गंगाधर तिलक में
जो तिलक की हत्या हुई थी 1920 में, लाठी किसने चलाई थी? सैंडर्स ने, तो उनकी हत्या कर दी गई। दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट भगत सिंह के द्वारा किया गया। लाहौर षड्यंत्र में कारावास में लोग बैठे थे, उसमें जतिन दास एक बहुत ही शानदार लड़का, बिल्कुल दुबला लड़का, पतला, जिसने क्या किया था? उपवास रख लिया था, आजीवन उपवास रख लिया, और उसके बाद कुछ समय के बाद इनकी जेल में क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। तो किसकी मृत्यु जेल में हो गई थी 1929 में? जतिन दास की। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस बैठाने के लिए आ सकता है कि 1927 में साइमन कमीशन, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1929 की घटनाएं आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में ट्रेन में बम विस्फोट किया गया, फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन आया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और यहाँ पे क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू की जगह कौन ले लेते हैं? जवाहरलाल नेहरू यहाँ राजनीति में पूर्ण रूप से आ जाते हैं। तो उनके जो पिता थे उनका कहीं ना कहीं मोतीलाल नेहरू की जगह कौन ले लेते हैं? जवाहरलाल नेहरू ले लेते हैं। उसके बाद आके 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, दांडी मार्च गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है। उसके बाद 1930 में साइमन का कांग्रेस द्वारा गोलमेज, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसको क्या कर दिया जाता है? बहिष्कार कर दिया जाता है। जब गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया जाता है तो फिर कांग्रेस के बिना ये जो सम्मेलन था ये असफल हो जाता है। जब कांग्रेस के बगैर ये आंदोलन असफल हो जाता है तो फिर 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। कब? 5 मार्च 1931 को। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस में, एमपीपीएससी में या यूपीएससी में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं जो हम लोग चल रहे हैं। ये घटनाएं सामान्य, लेकिन जब क्वेश्चन आता है लगाने के लिए कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, वो क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि इनको कालक्रम के अनुसार लगाइए और दे देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कराची अधिवेशन, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस से मैंने बैठाई हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जब गांधी इरविन समझौता होता है उसके बाद कहते हैं कि 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जब 5 मार्च को समझौता हो रहा था गांधी इरविन में, तो गांधी जी ने क्यों नहीं भगत सिंह को बचाया, भगत सिंह को बचाने की मांग रखी। तो इसके कारण गांधी को कई विरोध का सामना करना पड़ा और काले झंडे भी दिखाए गए जब वो वहाँ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी घटनाएं मैं याद करवाने के लिए आपको स्टोरी बता रहा हूँ। लॉर्ड वेलिंगटन आता है। लॉर्ड वेलिंगटन देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए वायसराय जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इनके समय की घटना इम्पोर्टेंट। कुछ वायसराय इम्पोर्टेंट हैं जैसे लॉर्ड लेटन, लॉर्ड रिफन, लॉर्ड मियो, उसके बाद मैं बता दूं लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड मिंटो, उसके बाद आपको ध्यान रखना है चेम्सफोर्ड और डफरिन। और ये वेलिंगटन वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे बेबेल इंपॉर्टेंट है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये घटनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको याद रखना है। उसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, लेकिन वहाँ पे भीमराव अंबेडकर अपनी मांग रखते हैं। जो पंजाब के नेता थे, सिख नेता थे, वो अकाली दल के, वो अपनी मांग रखते हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी मांगें रखते हैं, तो गांधी जी उससे निराश हो जाते हैं और वहाँ से गोलमेज सम्मेलन को बीच में छोड़ के भाग आते हैं, जिससे गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। लेकिन 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें भीमराव अंबेडकर सब लोग। अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन? भीमराव अंबेडकर जी थे। और वो लगातार अपने दलित बहन भाइयों के लिए लड़ रहे थे और उनका एक ही उद्देश्य था कि जो नीचे से प्रथा चली आ रही है उसको समाप्त किया जाए। उसके बाद संप्रदाय घोषणा पत्र जारी किया जाता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर लगातार उसमें शामिल हो रहे थे। और संप्रदाय घोषणा पत्र जिसमें किसान, मजदूर, निचली जाति, इनको अलग अलग आरक्षण, जो सांप्रदायिक आरक्षण है उसका विस्तार कर दिया जाता है। जब इसका विस्तार कर दिया जाता है तो गांधी जी को बड़ा दुख होता है दोस्तों कि ये कैसे कर दिया, ये तो हमारे भारत हिंदू समाज को ही विभाजित कर दिया। हिंदुओं को दलित और सवर्णों में क्या किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है। और गांधी जी उस समय यरवदा जेल में होते तो वहीं पे उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। जब अनशन शुरू कर दिया तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के यरवदा जेल में क्या हुआ, पूना समझौता हुआ। और ये समझौता किसके बीच में हुआ? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में, आपको ध्यान रखना है, यरवदा जेल में। और उसके बाद इस सांप्रदायिक घोषणा पत्र को लागू नहीं किया गया और आरक्षण की पद्धति थी वो यहाँ से कि सीटों का आरक्षण कर दिया जाएगा। जो हमारे दलित बहन भाई हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, आरक्षण की कुछ सीटें जो केंद्रीय विधानसभा है या केंद्रीय विधानमंडल है उसमें आरक्षित की जाएंगी। तो ये घटना वहाँ पे घटित हुई।
उसके बाद द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने फिर शुरू किया, निराश होकर कि हम फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उतनी भीड़ इकट्ठी इसमें नहीं हो पाई। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा बीच में शुरू हो गया, इसको मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद ये 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है, जिसमें जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा ये गठन किया जाता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। इसमें आरबीआई का आपका गठन किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। हालांकि 1934 में आरबीआई का गठन हो गया था, लेकिन जो अधिनियम के तहत आरबीआई को कब शामिल किया गया, 1935 में। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है, जिसमें सहजानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 1944। आपको पता है कि इनके कालखंड में क्या हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो के कालखंड में बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध सर्वप्रमुख घटना थी। उससे द्वितीय विश्व युद्ध से ही प्रभावित कुछ घटनाएं, उनको हम देखते हैं। 1936-37 में प्रथम आम चुनाव होता है, और जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। आपको पता है कि 17 माह की सरकार चली थी। कैसे चली थी, जिसका मूल्यांकन के लिए मेंस में क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो 1936-37 में हुए थे। ये किस एक्ट के थ्रू हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है, ये 1919 के एक्ट के थ्रू ये चुनाव हुए थे, 1935 के थ्रू नहीं हुए थे। 1940 के भी जो चुनाव हुए थे वो भी किस एक्ट के थ्रू हुए थे, तो 1919 एक्ट के, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 का जो केंद्रीय भाग था उसको लागू ही नहीं किया गया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाती है। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन होता है, और बाद में इतना विरोध, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में इतना विरोध हो जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं, जो बाद में इस्तीफा देते हैं अपने पद से, और एक नई पार्टी का गठन करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी का गठन करते हैं। और उसके बाद वो जर्मनी के लिए चले जाते हैं, जर्मनी से जापान और सिंगापुर होते हुए, वो अलग कहानी है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा अलग चल रहे हैं, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1939 में आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, और कांग्रेस सरकार त्याग पत्र दे देती है। क्यों दे देती है भाई, द्वितीय विश्व युद्ध तो अंग्रेजों ने शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस को क्या जरूरत। एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि भारत की सरकार भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। तो कांग्रेस कहती है कि भाई हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल ही नहीं है, हमसे पूछा ही नहीं गया, तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कैसे हो गए। तो ये यहाँ पे क्या होता है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है, तो कांग्रेस ही कहते हैं पहले हमें स्वतंत्रता दीजिए, तब हम आपको शामिल होना है कि ना होना है ये हमारा अधिकार है। तो इससे क्या होते हैं, पूरी कांग्रेस सरकार अपना मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, और इसका फ़ायदा आपको पता है कि लीग उठाती है, और लीग के द्वारा क्या है, सरकार बना ली जाती है, और उसके द्वारा इसने स्थानीय स्तर पर काम किया जाता है, और जो सांप्रदायिकता थी उसको चरम स्तर पर ले जाया जाता है, और यहीं से पाकिस्तान के गठन की मांग उठती है। तो आप देखोगे कि 1940 होता है, लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। 1940 में लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें प्रथम पाकिस्तान की मांग पहली बार रख दी जाती है दोस्तों। उसके बाद 1940 में वायसराय के द्वारा अगस्त प्रस्ताव आता है, जिसे लीग और कांग्रेस दोनों अस्वीकार कर देती है। 1940 में ब्रिटेन में नए पीएम बनते चर्चिल, और उस समय यहाँ वायसराय कौन थे, तो लिनलिथगो थे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। 1942 में क्रिस्प मिशन आता है, जिसको जो भी असफल हो जाता है। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरू होती है, जो कि एक हिंसक आंदोलन था। करो या मरो का नारा गांधी जी देते हैं। ये गांधी जी का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंसा का प्रयोग किया गया, वरना अदरवाइज सभी आंदोलन सत्याग्रह पर आधारित थे। ठीक है। और 1944 में लीग का कराची अधिवेशन होता है, और जिसमें वो नारा लगाते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगाते हैं और बोलते हैं बांटो और यहाँ से वापस जाओ, यानी हमें भारत और पाकिस्तान के 2 भाग करो और यहाँ से वापस जाओ। उसके बाद लॉर्ड वेवेल आते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो समाप्त हो जाएगा, और कुछ घटनाएं घटित होंगी। अब हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं तेजी से। उसके बाद लॉर्ड वेवेल आते हैं, 1944 से 47 तक रहते हैं। इसके समय में सी राजगोपालाचार्य CR फॉर्मूला लेके आते हैं। CR फॉर्मूला एक्चुअली था क्या, तो गांधी और जिन्ना
को गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और जिन्ना ने दोनों ने बातचीत की इस CR फॉर्मूले पे, और इसमें कई सारे पॉइंट थे जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को क्या करना था, एक मंच पे लेके आना था, कांग्रेस मुस्लिम लीग को शामिल करना था, लेकिन ये बाद में सफल नहीं हुआ। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ये कब आया था? 1944 में। 1945 में बेबेल योजना आती है और शिमला सम्मेलन होता है, जो काफ़ी हद तक सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, भारत आगमन होता है, और इस कैबिनेट मिशन को दोनों लीग और कांग्रेस दोनों स्वीकार कर लेती हैं। और उसके बाद 16 अगस्त 1946 को लीग सरकार में रहते हुए क्या करती है, लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा करती है, जिसको कलकत्ता नरसंहार कहा जाता है। कलकत्ता में लोगों का हिंदू मुस्लिम के रूप में कत्ल किया जाता है बहुत ज़्यादा, और आखिर में आके लोग, दोस्तों, हमारे नेताओं को ये स्वीकार करना पड़ता है कि अब एक ही रास्ता बचा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन कर दिया जाए धर्म के आधार पर, और वही हुआ दोस्तों आगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में कह रहा था कि रेड क्लिफ, देखिए ये दो, मैं थोड़ा सा छोटा सा मैप बना दूं। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ये कब? 1947 में। और डूरंड जो पहले भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी, वो अब किसको? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती। उसका गठन कब किया गया था? अब आप इसी समय, प्लीज़ पीछे ना देख के वीडियो को, इसी समय कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रेड क्लिफ का गठन, वो उसका जो डूरंड आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी बनते 1948 से 1950, 1920 जनवरी 1950 तक रहते हैं। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे पदभार अपना संभाल लेते हैं। तो प्रथम भारतीय वायसराय थे और अंतिम भारतीय वायसराय थे। दोस्तों, ये सीरीज उम्मीद है पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए, और मेहनत का जरूर आप लोग, मुझे पता है कि शाबाशी, एक सब्सक्राइब दीजिए, लाइक दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसी सीरीज में लाऊं। अगली सीरीज हम क्या करेंगे, गवर्नर जो एक्ट है 1773 से लेके 1947 तक जितने भी एक्ट हैं दोस्तों, पूरा सिनॉप्सिस फॉर्मेट में बताऊंगा, एक एक घटना। ये दोनों वीडियो आप 2 बार देख लीजिए, ताकि मैं 1773 से 1947 के एक्ट बताऊंगा, तो मुझे बताने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको ये घटना याद रहेंगी, उन्हीं से प्रभावित हुए एक्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।